हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मोल कंसेप्ट के वीडियो नंबर 2 पर। ओके बच्चों, सॉरी कि हम थोड़ा लेट हो गए। आपको पता है मोल कंसेप्ट का एक वीडियो मैं बहुत पहले डाल चुका हूं, बट सेकंड लेक्चर लाने में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, एक्चुअली बच्चों कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी, कुछ कोरोना रिलेटेड लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए। बट डोंट वरी बच्चों, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब सभी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जो इतने दिन का डिले हुआ है उसकी जगह मैं आज या कल में 2-3 वीडियो एक साथ डालेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। आज बात करने वाले बच्चों मॉलिक्यूलर मास पे। ओके तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? देखो, हमने एटॉमिक मास के लिए बोला था कि हम जितने भी एटम्स होते हैं उनकी वैल्यूज को, मतलब उनके मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? उन्हें कैलकुलेट करते हैं एक वैल्यू के से कंपेयर करके 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ओके, इस वैल्यू से बच्चों हमने कंपेयर किया था, राइट? इस वैल्यू से कंपेयर किया था सभी एटम्स को, और हमने देखा था कि एटम्स का मास इस वैल्यू से कितने टाइम हैवी है। लाइक हाइड्रोजन का मास 1 टाइम हैवी है फ्रॉम दिस वैल्यू, राइट? कार्बन का 12 टाइम, नाइट्रोजन 14, राइट? ऑक्सीजन 16, राइट? और बच्चों ये सब क्या थे? ये सब थे एटम्स। लेकिन बात करें बच्चों अगर हम हाइड्रोजन की जगह H2 की, O2 की, N2 की, ठीक है, तो यहां कितना होगा बच्चों? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 एंड नाइट्रोजन का होता है बच्चों 28। ठीक, यही होता है बच्चों एटॉमिक मास। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों HCl। इसका मास होता है 36.5। H2SO4 इसका मास होता है बच्चों 98। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। ठीक है, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 16 इंटू 4, 1 इंटू 2 एंड सल्फर का होता है 32, दैट इज 32 इंटू 1, 98 आएगा। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहां फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एटम्स की, लाइक दिस, और मॉलिक्यूल्स की सब बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी। तो बच्चों इनमें और इनमें क्या फर्क है? ये नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज मॉलिक्यूल्स, राइट? मॉलिक्यूल्स का मास हमने कैलकुलेट किया है सेम वैसे ही जैसे एटम्स का किया था, कि हमने इनके मास को कैलकुलेट किया है, कंपेयर किया है फ्रॉम दिस वैल्यू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, उसके बाद एक चीज बच्चों, जब भी हम मास कैलकुलेट कर रहे थे हम एक यूनिट यूज कर रहे थे, दैट इज एमयू। सेम वैल्यू यहाँ पर, सेम यूनिट हम यहाँ भी यूज करेंगे, एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो हाइड्रोजन का मास 2 AMU, 30 AMU, 32 AMU, 28, 98 AMU, राइट? इस तरीके से यूज करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ओके बच्चों, चलो एक चीज बताता हूं बच्चों आपको। देखो एमयू का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, राइट बच्चों? लेकिन ये जो मास है ये किस चीज के मास है? ये किन का मास है? मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स के मास को में हम एटॉमिक मास यूनिट यूज कर सकते हैं? नहीं। तो इसी तरीके से कुछ साइंटिस्टों को भी ये इस चीज को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, बट ठीक है, अब उन्हें प्रॉब्लम हो गई तो हम भी मान लेते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई एमयू तो आप यूज नहीं कर सकते, ये तो एटम्स की यूनिट है, आप मॉलिक्यूल में कैसे यूज कर रहे हो? तो फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि हम एक दूसरी यूनिट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड। ठीक है, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये यूज करते हैं बच्चों फॉर ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल दोनों के लिए बच्चों ये यू एज ए यूनिफाइड मास यूज करते हैं यूनिट के लिए। ओके बच्चों, चलो यहां तक लिखो, आगे बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बच्चों ज्यादा कुछ है नहीं। देखो आपने एटम्स का मास निकाला था ग्राम में, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, वो कैसे कैलकुलेट किया था हमने कि हमारे पास जब तक कोई यूनिट नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था किसी भी एटम का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करने का, राइट, तब तक हमने क्या किया था, हमने एक वैल्यू से कंपेयर किया था 1/12 into मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बट आफ्टर दैट एक इक्विपमेंट, ठीक है, एक इक्विपमेंट हमने डिस्कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। उससे हमने कार्बन के एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट किया ग्राम में, और उससे उसके थ्रू हमने एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से यूनिफाइड मास, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी बच्चों, जो वैल्यू थी 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, राइट, ये वैल्यू थी बच्चों। और हमने कैलकुलेट किया था कि किसी भी एटम का मास, लाइक अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो उसका एटॉमिक मास था 16 यू, राइट, और यहाँ यू की वैल्यू क्या है 1.66, तो आप एटम का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सेम बच्चों हम यहाँ मॉलिक्यूल का ही मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 यूनिफाइड मास, तो 32 इंटू यू की वैल्यू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, ऑक्सीजन गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप और भी कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक H2SO4 की बात करें, जिसका मास था 98 यूनिफाइड, HCl का 36.5 यूनिफाइड, राइट। तो ऐसे बच्चों आप सभी का ही मास कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो बच्चों आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा एटॉमिक मास को बच्चों हम मोलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों इसके, या आप लिख लेना। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका एवरेज मास, किसी भी एटम का एवरेज मास, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों एवरेज मास क्या होता है, एवरेज मास पे बात करें बच्चों, तो उससे पहले मैं बात करूंगा मास पे। मास क्या होता है बच्चों, किसी भी एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, किसी भी एटम का मास डिपेंड करता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उसका टोटल मास कैलकुलेट डिसाइड करते हैं, राइट। अब तो एक चीज बताओ, किसी भी एटम में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हाफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। प्रोटॉन होगा तो कंप्लीट एक सिंगल यूनिट होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, तो टोटल कितना हो गए 2 हो गए, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। बट 1 प्रोटॉन हाफ न्यूट्रॉन या 1 न्यूट्रॉन हाफ प्रोटॉन, ये तो पॉसिबल है नहीं, राइट। बट क्लोरीन की बात करें बच्चों, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है दैट इज 35.5। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, हमारे समझ में आ गया, दैट इज मास, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का मास हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। बट 35.5 कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्जिस्ट करता है बच्चों दो चीजों पे, वन इज आइसोटोप, ठीक है, इसके कौन सा आइसोटोप है, और प्रेजेंस इन नेचर, ठीक है, दो चीजों में। तो बच्चों एक तो आइसोटोप क्या किस वे में है, और प्रेजेंस इन नेचर में उसकी प्रेजेंस कितनी है।
इन पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास। कैसे देखो, आइसोटॉप क्या होते हैं बच्चों, आइसोटॉप मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, राइट, ओके, दैट इज आइसोटॉप। अब तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बहुत एलिमेंट्स आइसोटॉप्स होते हैं, लाइक कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन का 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, राइट, हाइड्रोजन के 1 2 3, राइट, ये सब होते हैं आइसोटॉप्स। बट होता क्या है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की या कार्बन की मैं बात करूं, जैसे हम बात कर रहे थे कि 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 एटम, तो व्हाट इज C12? C12 इज अ आइसोटॉप, कार्बन का एक टाइप होता है, ठीक है, 12 वाला। लेकिन जैसे बच्चों हम यहाँ बात करें क्लोरीन के एवरेज मास की, वहां पे हम कार्बन की मास की गणना कर रहे हैं, हाइड्रोजन की गणना कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैंने अभी बोला मास दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आइसोटॉप कौन कौन से हैं, उनका मास क्या है, ठीक है, दूसरा उनकी प्रेजेंस कितनी है नेचर में, ठीक है। अगर बच्चों बहुत कम अमाउंट में नेचर में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उसे कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है उसको काउंट करने के बाद में, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर परसेंटेज अच्छा है तो ही हम उसे काउंट करते हैं। अब बात करूं बच्चों मैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के लिए बच्चों दो टाइप के आइसोटॉप होते हैं, वन इज 35 एंड अनदर वन इज 37, दो टाइप के आइसोटॉप होते हैं, 35 एंड 37। और बच्चों अगर परसेंट की बात करूं तो 35 जो होता है दैट इज 75% एंड 37 इज 25% इन नेचर। अब जो 25 या 75 दोनों ही बहुत बड़ी वैल्यूज है, मतलब 25 जो मिनिमम लोएस्ट है वो भी इतनी लोएस्ट नहीं है बच्चों, एक वैल्यूएबल वैल्यू रखती है, 25% भी वैल्यू रखता है नेचर में, राइट। तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो बच्चों इसका हम एवरेज मास निकालते हैं। और एवरेज मास निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला दैट इज N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। यहां M1 एंड M2 क्या है बच्चों, M1 एंड M2 है मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप, डिफरेंट आइसोटॉप्स के का मास है, ठीक है। हमारे पास दो आइसोटॉप है 35 एंड 37, तो ये M1, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ठीक है। N1 एंड N2 क्या है बच्चों, N1 N2 है परसेंट ऑफ एलिमेंट, या ऐसे लिख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन नेचर परसेंट। तो बच्चों ये है आपका N1 एंड दिस इज N2, ठीक है। बस अब ये वैल्यू आपको फॉर्मूला में पुट करनी है, तो रखें, थोड़ी जगह कर लेते हैं, ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ। तो N1 की वैल्यू है 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइड बाय 100, 175 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। और बच्चों इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 35.5, ठीक है, एंड दिस इज द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई हाफ नहीं होते, बस ये एक एवरेज है दो डिफरेंट आइसोटॉप्स के जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और नेचर में बच्चों मैंने अभी बोला आपको, नेचर में ये किस परसेंट पे एग्जिस्ट करते हैं उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि इनका मास कितना होने वाला है। बहुत अगर वैल्यूएबल अमाउंट है बट नेचर में, तो हम इसका एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे, इसे काउंट करेंगे, ठीक है, उसके एटॉमिक मास में। अदरवाइज हम क्या करेंगे, लाइक कार्बन का है हम 12 यूज करते हैं नॉर्मली, 13 14 बहुत कम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 वाला यूज करते हैं क्योंकि 1s2 एंड 1s3 बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम, ठीक है।
ओके बच्चों, तो यहां तक आप लिख लेना, ये फॉर्मूला लिख लेना एक, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने बात करी है मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड एवरेज मास। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट वाला वीडियो भी बनाने वाला हूँ बच्चों। कोशिश करूंगा आज ही उसे कंप्लीट कर दूं, क्योंकि काफी लंबा गैप हो चुका है, तो आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, आज ही आपको मिल जाए। ओके बच्चों, ओके, पढ़ाई करते रहो। ऑल द